नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में मैं आशा नागर आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ हूँ और आज के टॉपिक का नाम है निकोले मैकियावेली। उनके जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब एक बात मैं आपको काम की बता देती हूँ कि जब भी हम थिंकर्स पढ़ते हैं तो हम केवल उनको रीडिंग लगा के पढ़ते हैं, और हमें एग्ज़ाम के दिनों में भी हमारे जो थिंकर का सिलेबस आता है उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। हमें पढ़ना नहीं है, उसको स्मार्टली पढ़ना है। हम जो भी लाइन पढ़ें उस लाइन को पढ़ने के बाद हम देखेंगे उसके अंदर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। हम ये जो पढ़ेंगे केवल बीए थर्ड ईयर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, कंपटीशन के हिसाब से भी थिंकर्स को हमें पढ़ना होता है। थिंकर्स क्या, जिस भी टॉपिक्स को हम पढ़ें, जिस भी पार्ट्स को हम पढ़ें, चाहे थ्योरी हो, चाहे संविधान हो, चाहे कुछ भी हो, उनको हम एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए कि हमें छोटे क्वेश्चन हैं वही हमें ज़्यादा नंबर दिलाते हैं। जो यूजी क्लास में भी तो हमें छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से भी उनको याद करते हुए चलना है और उसी हिसाब से हमें उनको पढ़ना है। तो आज के टॉपिक पे हम जो मैकियावेली है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से बिंदु को हम पढ़ेंगे, उनके जो जीवन का परिचय है उसको पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी रचना यानी उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी उनके बारे में, मैकियावेली की रचनाओं में मुख्य बातें क्या हैं, किस पुस्तक के अंदर क्या क्या बातें हैं वो, और अन्य बातें क्या हैं जो उन्होंने सार रूप में सारी पुस्तकों में लिखा है, उनके जो विचार हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं और उन्होंने विश्व को और राजनीति शास्त्र को क्या देन दी है अपनी तरफ से, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ठीक है, तो जो मैकियावेली है उसके बारे में जो हमारे यहाँ चाणक्य नाम सुना होगा तुम लोगों ने, कौटिल्य का नाम। ठीक है, जो कौटिल्य है वो हमारे यहाँ का एक प्रमुख जो कूटनीतिक विचारक है। ठीक है, वैसे ही इटली के अंतर्गत मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि उनका भी वहाँ पर वही स्थान है जो हमारे यहाँ पर चाणक्य का रहा है। मैकियावेली थे, इनका जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस में हुआ था, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 जून 1527 में, यानी 58 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था। फ्लोरेंस में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके तो पिताजी थे वो वकील थे और वो टस्कन वंश के संबंध रखते थे। इनकी जो शिक्षा के बारे में बात की जाती है तो इन्होंने शिक्षा कोई प्राप्त नहीं की थी, फिर भी इनको लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान था, जिस कारण लेखनी में कला और शक्ति दोनों के तत्व देखे जा सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ से ही जो फ्लोरेंस की सत्ता में ये भाग लेना चाहते थे, मैंने फ्लोरेंस की राजनीति में ये भाग लेना चाहते थे, इनको राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इनका सपना जो था वो 1494 में, यानी जब इनकी आयु 25 वर्ष की थी तब इनका ये सपना पूरा हो गया था। ठीक है, इस समय उसने एक छोटा सा प्रशासनिक पद प्राप्त किया था और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर ली थी। ठीक है, उसके बाद अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बल पर मैकियावेली चांसलरी में सचिव के पद पर प्राप्त हुए थे। चांसलरी है, वहाँ पर जगह है, मतलब पोस्ट होती है पर्टिकुलर एक, उसमें उन्होंने सचिव का पद प्राप्त किया था। इस पद की बदौलत मैकियावेली राजनीतिक कार्यों संबंधित मामलों में फ्लोरेंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूरोप के कई देशों में जाने लगे और वहाँ बड़े बड़े राजनेताओं के संपर्क में आए, जिससे उनको व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो लुई 12वें थे, बिशप सोडेसी, सीजर बोर्गिया, इनके साथ उसने महत्वाकांक्षी, इनके साथ संबंध रहते थे, मतलब इनके साथ मिला जुला था तो ये बहुत महत्वाकांक्षी बन गया था और वे अवसरवादी राजनीति का प्रेरणा बन गया था। 1498 से लेके 1512 तक, यानी 14 वर्षों तक उन्होंने काउंसिल ऑफ 10 फॉर वार का सदस्य बनकर फ्लोरेंस के सुरक्षा विभाग की सेवा की, लेकिन 1512 में स्पेन समर्थकों द्वारा फ्लोरेंस पर अधिकार कर लेने के बाद उनका ये पद छिन गया था। तो हमें यह याद रखना है कि किसके वो सदस्य रहे थे 14 वर्षों तक और फिर क्यों उनका ये पद छिन गया था। ठीक है, और फिर उनको जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के साथ ही उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी, उनका राजनीतिक जीवन था, उसका अंत हो गया था और अब फ्लोरेंस पर मेडिसी परिवार का आधिपत्य हो गया था। ठीक है, जीवन के जो शेष 15 साल बचे थे वो उन्होंने सैन कैसिसनो नामक गांव में समाज की सेवा और लेखन कार्य करते हुए बिताए थे। यानी कैसिसनो, क्वेश्चन पूछते हैं मैकियावेली के अंतिम वर्ष कहाँ बीते थे, उन्होंने अंतिम अपने जो वर्षों में क्या कार्य किया था। ठीक है, उसने जो मेडिसी परिवार है उसके तत्कालीन प्रशासक लोरेंजो अर्थात ड्यूक ऑफ
बोर्जिया के कहने पर ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी द प्रिंस। अब देखो इनकी पुस्तकों के नाम इनके परिचय में आने लग गए। बाकी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं वो इनकी यही हैं और हमें इनके बारे में याद करना है। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसे षड्यंत्रकारी मानकर, यानी कि द प्रिंस बोर्जिया के कहने पर, किसके कहने पर प्रिंस लिखी थी? द ड्यूक ऑफ बोर्जिया पर, जो लॉरेंजो था उस टाइम का शासक, उसके कहने पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और उन्हीं को ही भेंट करी थी। तो इसके अंदर देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। और फिर उनको क्यों निर्वासित कर दिया गया था? षड्यंत्रकारी मानकर, कि उन्होंने षड्यंत्र रचा है ऐसा कहकर उनको निर्वासित कर दिया गया। और उसने इस दौरान इटली का इतिहास लिखा। 1527 ईस्वी में 58 की जो आयु थी, जो बहुत कम आयु मानी जाती है, उनमें उन्होंने मृत्यु प्राप्त हो गई थी। ठीक है। अब उनको आधुनिक युग का पिता या जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है उसका जनक इसको ही माना जाता है। इस संबंध में कुछ लोगों ने जो कुछ परिभाषाएं दी हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम यहाँ बताएंगे। जो पहली परिभाषा थी वो है डार्विन की। डार्विन ने क्या कहा था? मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद मतलब ऐसे और ऐसे करने वाला, मतलब कि कोई पुल बना हुआ है उसको तोड़ने वाला, ये विचारक माना जाता है। किसको? मैकावले को। कैसे? आधुनिक और मध्य युग के बीच जो दीवार इकट्ठ हुई थी, कि आधुनिक मध्य युग की जो विचार थे, मध्य युग की जो अवधारणाएं थी, उनका इन्होंने नकारा था, विरोध किया था। और आधुनिक युग की नई विचारधाराओं का, नई जो सोच था, नई चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया था। दोनों के बीच का ये एक तरह से संबंध विच्छेद करने वाला विचारक बन गया था। ऐसे ही प्रोफेसर जोन्स कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतवादी न मानते हुए भी उसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पिता की संज्ञा दी गई है। यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पिता किसे कहा गया है? मैकावले को। किसने कहा है? प्रोफेसर जोन्स ने। इन्होंने मध्य युग के विचारों का खंडन किया और आधुनिक विचारधारा का श्री गणेश किया। ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है कि उनको क्यों तो आधुनिक सिद्धांतों का पिता कहा गया था, क्यों उनको प्रथम विचारक कहा गया, या क्यों उनको आधुनिक युग का पिता और जनक कहा गया। उसका आंसर क्या है? ये वाला, कि उन्होंने मध्य युग के विचारों का खंडन किया तथा आधुनिक विचारधारा का श्री गणेश किया था। ठीक है। वास्तविक स्थिति क्या थी? कि मध्य युग और आधुनिक दोनों की सीमाओं पर उत्पन्न मध्य युग की मान्यताओं और परंपराओं की न केवल अपेक्षा की बल्कि उनका खंडन करके राजनीति को नवीन व्यवहारिक रूप इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है। मैकावले की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी, जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास में जाना जाता है, वो रचना पहली है द प्रिंस। पहली रचना है द प्रिंस। ये पुस्तक इन्होंने 1513 में लिखी थी और ये इनकी प्रमुख रचना है। यह रचना राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इसमें राज्य का निर्माण व विस्तार के बारे में बताया। राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका विस्तार कैसे होना चाहिए, कैसे किन चीज़ों की उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में इन्होंने इसमें द प्रिंस में लिखा है। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया। जब क्वेश्चन आ गया कि प्रिंस में कितने अध्याय हैं या प्रिंस को कितने भागों में बांटा गया है, 26 अध्याय हैं, 26 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया, यानी पूरी प्रिंस को 3 भागों में बांटकर लिखा गया है। पहले अध्याय राजतंत्र का है, दूसरा किराए की सेनाओं व राष्ट्रीय सेनाओं का, तथा अंतिम अध्याय राजदर्शन की व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन हमारा इसमें से बन गया, आंसर इसके आ गए। एग्जाम में कैसे पूछते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रिंस का नहीं है, ये दे देंगे, एक और दे देंगे कोई सी भी लाइन। तो हमें जब तीनों याद होंगे तभी तो हम चौथे का आंसर दे पाएंगे। ठीक है। इस ग्रंथ में एक सफल शासक के लिए दिए गए उपदेश, यानी कि एक सफल शासक को क्या क्या करना चाहिए, उसको कैसे होना चाहिए, उसको शेर जैसी दृष्टि होनी चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें विस्तार पूर्वक समझाई गई हैं। इसलिए ये रचना मैकावले की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है। दूसरी है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। ये रचना 1520 में लिखी गई थी। ठीक है। 1520 में जब रचना लिखी गई थी, उसके बाद इसमें मैकावले ने गणतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन किया। फिर क्वेश्चन बन गया कि मैकावले ने गणतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन अपनी किस रचना में किया? किसमें किया? डिस्कोर्सेज में किया। ये रोमन राजतंत्र और तत्कालीन शासकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसकी प्रमुख बात क्या थी? इसमें रोमन राजतंत्र और उस टाइम जो शासक थे उनके लिए कुछ आदर्श बताए हैं। इस पुस्तक में गणराज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल, जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया गया है। ठीक है। अब हम
गणराज्य और राजतंत्र दो हैं। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, गणराज्य में जो राजा होता है, शासक होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। अन्य कौन कौन सी जो पुस्तकें लिखी इन्होंने, द आर्ट ऑफ वार लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी। ये 2 ग्रंथ और हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो पहले 2 ग्रंथों के साथ में। इसके अतिरिक्त उन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है। मैकावली ने जो अपनी रचनाएं लिखी उनमें किन किन तथ्यों को ध्यान दिया, कौन कौन सी मेन बातें उनमें उन्होंने फोकस किया था, उनमें है मध्ययुगीन जो विचार थे उन पर करारा प्रभाव, मध्ययुगीन जो विचार थे उनकी रचनाओं पे मध्ययुगीन विचारों का प्रभाव पड़ा। दैविक कानून को उन्होंने अपनी रचनाओं में बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। केवल मानवीय जो कानून थे उनके अस्तित्व को उन्होंने स्वीकारा। हर रचना में ये चीज़ें उन्होंने ध्यान दी। इनको लिखते टाइम निरंकुश जो पॉप है, पॉप तंत्र की उन्होंने कटु आलोचना की। उस टाइम क्या है कि वहाँ पर पॉप का राजा शासन था। पॉप धर्म में भी और राजनीति में भी, दोनों में अपना प्रमुख स्थान रखता था, इसलिए धर्म और राजनीति अलग नहीं थी उस टाइम। वो मैकियावेली ने सबसे पहले धर्म और राजनीति को अलग करने का प्रयास किया था। ठीक है। तो ये सारे कारण जो जिसके कारण को आधुनिक राजनीति जो विज्ञान का पिता कहा जाता है, प्रमुख आधुनिक राजनीति जो विचारा कहा जाता है। राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की, राज्य को प्रभुत्व संपन्न और चर्च को उसका अनुगामी बताया, यानी कि चर्च राज्य का अनुगामी होता है, ये इन्होंने बताया था। पहले हमेशा चर्च और राज्य दोनों पर ही पॉप का ही अधिकार होता था और राज्य को पॉप का अनुगामी बताया जाता था, जबकि इन्होंने इस बात का खंडन किया था। जो मध्ययुगीन राज्यों की एकता में बाधक सामंतवाद का खंडन करते हुए अपने राज्य में उन्होंने इनका कोई स्थान नहीं दिया था, कि इसका सामंतवाद को कोई स्थान नहीं दिया था। ठीक है। अब आता है कि मध्य युग की परंपराओं खंडन करने से ही वो आधुनिक युग का परिवर्तक नहीं बन गया था। उनके विचारों की अन्य और विशेषताएं थी जिनके कारण उनको आधुनिक युग का प्रवर्तक, आधुनिक युग का पिता, आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। जो ये क्वेश्चन है ना कि मैकावली को क्यों आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, उसके सारे आंसर पिछली जो हमने बातें बताई थी स्लाइड में, ये वाली बातें ये आएंगी सारी, और उसके बाद ये वाली बातें आएंगी कि क्यों उनको आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। ठीक है। आधुनिकता के बीज विद्यमान जिसके कारण उसे आधुनिक युग प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो रचनाओं में, उनकी सोच में आधुनिकता के बीज विद्यमान थे। ठीक है। एक तरफ राज्य को सर्वोच्च बताया उन्होंने, दूसरी तरफ व्यक्ति एवं जीवन की सुरक्षा के अधिकार को भी घोषित किया। राज्य को सर्वोच्च बताया, संप्रभु बताया, लेकिन एक बार इसमें आगे शब्द भी आएगा, उन्होंने सीमित संप्रभुता का प्रवर्तन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण संप्रभुता होती है, वहाँ पर व्यक्तियों के अधिकारों को कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने राज्य को भी सर्वोच्च बताया और दूसरी तरफ व्यक्ति है उनके अधिकारों को भी घोषित किया कि व्यक्तियों के पास भी अधिकार होने चाहिए। शासक का जो मुख्य धर्म है वो व्यक्ति, धन और जीवन का सम्मान करना, यानी व्यक्ति का सम्मान करना, उसका जो धन है उसका सम्मान करना, उनके जीवन का सम्मान करना उन्होंने शासक का प्रमुख धर्म बताया। संपत्ति के अपहरण पर, यानी कोई किसी संपत्ति को ले लेता है तो उसको उसने गंभीर अपराध माना और उसके लिए उन्होंने कठोर सजा का प्रावधान भी किया था। इस तरह के जो विचार हैं उन्होंने आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य की स्थापना के बीज बोए थे। ठीक है। मैकावली के अनुसार जनता शासक से अधिक बुद्धिमान होती है और गणतंत्र में व्यक्ति तथा राष्ट्र की स्वतंत्रता उचित रूप से सुरक्षित रह सकती है। यानी कैसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया? गणतंत्र का, पहले भी कई बार आ चुका है। इन तत्वों का सहारा लेकर आधुनिक विद्वानों आधुनिक व्यक्तिवाद का आंदोलन चलाया था। मैकावली, यहाँ पे हम आप बार बार से मैं लिख रहा हूँ मैकियावेली, हम बोले मैकियावली बोलते हैं ना, तो टाइप करने में जो बोलते हैं वही टाइप हो जाता है, तो मैकियावली हो गया, हम मैकियावली बोलते हैं, इसको मैकियावेली नहीं बोलते हैं, इसलिए तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैकियावली ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिकता के अभाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सार्वभौमिकता के आविर्भाव के लिए आविर्भाव बोलते हैं इसको ना। यद्यपि उसने इस पर अथवा इससे संबंधित समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला, लेकिन इसके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था। किंतु मध्यकालीन समाज की मुख्य संगठनों सामंतवादी विचारों का उन्होंने खंडन किया। उसके स्थान पर संपूर्ण नागरिकों के समुदायों पर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति को प्रतिष्ठित करके स्पष्ट रूप से सार्वभौमिकता के विचार के आविर्भाव की भूमि उन्होंने तैयार की थी। ठीक है। मध्यकाल की धार्मिकता से परिपूर्ण और अन्य अंधविश्वासों तथा मूर्खताओं से भरी अध्ययन पद्धति में वास्तविकता के लिए कोई स्थान नहीं था।
मैकियावेली ने अपने कार्यों के लिए सर्वप्रथम अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। ये जब इसकी पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक में ये इस पद्धति के बारे में हम विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में कभी। अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक पद्धति, ये क्वेश्चन है कि मैकियावेली ने अपने कार्यों के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था सबसे पहले, तो वो है अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक पद्धति। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का कोई सहारा नहीं लिया, बल्कि ऐतिहासिक तर्क और पर्यवेक्षक की एक ऐसी पद्धति का ग्रहण किया जिसमें चातुर्य तथा सहज बुद्धि काम करती। ये इसका अर्थ भी है, ठीक है। यानी उन्होंने अपने जो सिद्धांत बनाए थे उनको सिद्ध करने के लिए कोई धार्मिक घटनाओं का सहारा नहीं लिया था, बल्कि उसके लिए ऐतिहासिक तथ्य ढूंढे कि ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ वह ऐतिहासिक दृष्टि से सही है, और उनका पूरे पर्यवेक्षण किया। उसके बाद ही उन्होंने अपनी खुद की सोच और बुद्धि से वो पद्धतियाँ अपनाई थी, ठीक है। यद्यपि मैकियावेली की पद्धति दोष रहित नहीं थी, तथापि उसने एक नवीन मार्ग का निर्देशन किया, और उसके बाद प्राय सभी विचारकों ने इस ऐतिहासिक पद्धति का ही सहारा लिया था, ठीक है। मैकियावेली के अनुसार जनता शासक से अधिक, अच्छा ये तो आ गया ना। मैकियावेली ने राज्य की प्रकृतिवादी सिद्धांतों को संभव बनाया, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मानव जीवन का कोई अति प्राकृतिक लक्ष्य भी होता है। अतः मानव जीवन किसी दैवीय प्राकृतिक कानूनों से विनियमित होता है। यानी कि वो मानता भी है, इस चीज़ को बिल्कुल भी नकारता नहीं कि मानव जीवन का कोई अति प्राकृतिक लक्ष्य नहीं होता, यानी होता, वो कहता है कि मानव जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य होता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, अति प्राकृतिक है, और मानव जीवन किसी दैवीय या प्राकृतिक कानूनों से विनिर्मित होता है। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना उन्होंने, यानी कि क्वेश्चन बनता है राज्य को कैसी संस्था माना है, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है, और प्राकृतिक संस्था मानना वाला पहला विचारक था। उससे पहले सब लोग राज्य को दैवीय संस्था ही मानते आए हैं, इन्होंने उसको प्राकृतिक संस्था माना, और मानने वाले वो पहले विचारक थे। ये उनकी महान देन थी, ठीक है। मैकियावेली की राजनीति शास्त्र को और विश्व को क्या देन है प्रमुख, वो ये है, मैकियावेली की आधुनिक राजनीति शास्त्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन यह है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद किया, मतलब राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया था, ठीक है। मैकियावेली के अनुसार धर्म का संबंध तो व्यक्तिगत जीवन से है, और राजनीति का संबंध बिल्कुल अलग होता है। बाद में इस मत को व्यापक समर्थन भी मिला, और हम देखते हैं कि आधुनिक काल में प्राय प्रत्येक जो प्रगतिशील राज्य है अपने आप को धर्म के बंधनों से मुक्त रखता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। अब भी हम देखते हैं कि अब जो वर्तमान में है, जितने भी राज्य हैं, जितने में राज्य में जो कार्य होते हैं उन पर धर्म का प्रभाव देखा जाता है, स्पेशली चुनाव के टाइम। हमारे भारत में देखते हैं चुनाव के टाइम में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे दूसरे दल को गिराना हो, उसको नीचा दिखाना हो, अपने दल के समर्थन में लोगों के वोट लेने हो, सबके लिए धर्म का सहारा लिया जाता है, जिसका मैकियावेली ने इतने वर्षों पहले ही विरोध किया था। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रथम जन्मदाता किसको माना जाता है? मैकियावेली को। ये क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रथम जन्मदाता किसको माना जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा को पहला स्थान दिया और नैतिकता को एकदम गौण और अपेक्षणीय बना दिया। यानी राज्य की सुरक्षा पहले है, धर्म बाद में है। यदि उसके विचार का अर्थ ये लिया जाए कि साध्य एवं साधन का औचित्य है, पर साधनों का मूल्य केवल उसी सीमा तक है जहाँ तक वे साध्य की प्राप्ति में साधक हों, तो ये अवश्य आपत्तिजनक है। किंतु यदि हम उनके विचारों को ये अर्थ लें कि एक आदर्श राजनीतिज्ञ को केवल कल्पनाशील दार्शनिक नहीं बल्कि यथार्थवादी होना चाहिए, अपने राज्य और उसके वांछनीय लक्ष्य के सिद्धांत मानव के एक वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण सिद्धांत के आधार पर करना चाहता है, जिसमें आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचारों का कोई सम्मिश्रण न हो, जो कि निसंदेह आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास को एक मूल्यवान देन है, ठीक है। उन्होंने मानव मतलब कि राजनीति और धर्म को बिल्कुल ही अलग समझा, और दोनों के अंदर कोई भी मिश्रण, दोनों धार्मिक विचार और आध्यात्मिक विचारों को मिश्रण नहीं समझा, और राजनीतिक विचारों को बिल्कुल उनसे अलग समझा। वास्तव में जो मैकियावेली है व्यवहारिक राजनीति के जो उपयोगी साधन है उनका ही समर्थक है, और वह चाहता था कि धर्म नैतिकता का प्रयोग राज्य की भलाई, यानी धर्म का भी प्रयोग हो और राज्य का, दोनों का ही प्रयोग नैतिकता की भलाई के लिए ही होना चाहिए। धर्म का और नैतिकता दोनों का प्रयोग राज्य की भलाई के लिए,
यानी दोनों का उद्देश्य राज्य की भलाई होना चाहिए। राज्य के विरोध में धर्म और नैतिकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए चर्च अथवा जो धर्म संस्था है उसको वह राज्य का एक यंत्र के रूप में प्रयोग करना चाहता था। यानी कि ये राज्य तो साध्य है और ये संस्थाएं हैं साधन है। पहले जो बताया साध्य और साधन के अंदर हो, जो राष्ट्रीय परंपरा तथा व्यवहार की आदत उत्पन्न कर दे, जो शांति व्यवस्था को कायम कर रखने तथा समाज की स्थिरता में सहायक हो, जो राज्य को धर्महीन नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष आचार करे, बल्कि आचारगत बाधाओं से दूर रखना चाहता था। यानी कि वो धर्महीन राज्य का समर्थन नहीं करता था, धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता था कि राज्य है उसको धर्म के अंदर कोई भी अपना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के प्रति या धर्म के प्रति धर्मनिरपेक्ष नीति अपनानी चाहिए। व्यवहारिक पक्ष पर इतना बल देने के कारण ही कैटलिन के शब्दों में मैकियावेली प्रथम राजनीतिक विचारक था। मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक विचारक किसने कहा है? कैटलिन ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने व्यवहारिक पक्ष पर बहुत अधिक बल दिया था। मैकियावेली के विचारों का स्पष्ट प्रमाण यही है कि आज की जितनी राजनीति है उसमें धर्म और नैतिकता का प्रश्न बना हुआ है, जिसकी आड़ केवल राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। मैंने बताया था ना कभी, किसी भी देश की राजनीति, विशेषकर भारत की राजनीति है, वो धर्म से बिल्कुल भी अछूती नहीं है, बल्कि पूरी ही धर्म पर, धर्म का मतलब धर्म की आड़ में ही राजनीति का खेल खेला जाता है। आज विश्व का कोई भी ऐसा देश या समाज नहीं है जो ये नहीं मानता हो कि धर्म व्यक्तिगत महत्व रखता है, इसका राज्य से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा कोई देश वर्तमान में, बिल्कुल सही कहा है मैकियावेली ने उस टाइम भी और अब भी। इस तरह इस आधार पर मैकियावेली को हम आधुनिक विचारक कह सकते हैं। ठीक है। मैकियावेली ने सीमित संप्रभुता, मैंने एक पहले कहा था ना, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। शासन और संप्रभुता के प्रति उसका दृष्टिकोण मर्यादित, उपयोगितावादी और वस्तुवादी था। क्वेश्चन आता है, शासन और संप्रभुता के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण कैसा था? मर्यादित था, उपयोगितावादी था और वस्तुवादी था। इसके अतिरिक्त उसने राज्य को साधन तथा साध्य दोनों के रूप में स्वीकार किया। राज्य अपने आप में साध्य भी है और अपना राज्य जनता की अधिकारों की पूर्ति करने का एक साधन भी है। उसका यह विचार बाद में हीगल द्वारा नहीं, ये बेंथम द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि मानव दुखों से बचना चाहता है और सुख की कामना करता है। इस विचार पर उपयोगितावादी सिद्धांत का बहुत कुछ निर्माण हुआ था। ठीक है। हीगल ने कहा होगा थोड़ा पहले, लेकिन उपयोगिता सिद्धांत जो है वो तो बेंथम ने ही दिया था। ठीक है। वर्तमान जो राष्ट्र राज्य है, मैकियावेली द्वारा राज्य की रूपरेखाओं से बहुत कुछ मिलता जुलता है। उसने इटली राज्य के संदर्भ में जो चित्र प्रस्तुत किया था वह बहुत कुछ आधुनिक राज्यों के ही समान है। आधुनिक राज्य प्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अस्तित्ववान और राष्ट्रीय राज्य हैं, और ये सारी जो विशेषता हैं राज्यों की, इसका समर्थन मैकियावेली ने उस टाइम ही किया कर दिया था। ठीक है। कुछ राज्यों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति गंभीर रूप से विद्वान है। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा था कि संवर्धन राज्य तथा प्रभुत्व विस्तार राजा के लिए बिल्कुल आवश्यक है। उसने ये भी कहा कि राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर ही उन्नति कर सकता है। उन्नति के लिए स्वतंत्रता राज्य की एक आवश्यक शर्त है, और ऐसा मैकियावेली ने माना था। ठीक है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक विचारक, जो चिंतक है, उसकी संज्ञा देना उचित है। उसे इस रूप में प्रतिष्ठित करना ही उसका सही मूल्यांकन है। देखो, हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं इसके लिए कि मैकियावेली को आधुनिक राज्य का जो आधुनिक चिंतक क्यों कहा जाता है, जनक क्यों कहा जाता है, उसका अलग वीडियो बना के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन भी इसमें ही आ गया है, और जितने भी ये स्लाइड आई हैं कि आधुनिक जनक वाले के बाद में, वो सब उसके आंसर के रूप में ही आएंगी। जिस तरह उसने द प्रिंस में राजा के आचरण को इस आधार पर उचित ठहराया कि शक्ति प्राप्ति के लिए राजा द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य जनता के लिए सराहनीय होता है। ठीक है। सारांश क्या है? हम कह सकते हैं मैकियावेली के दर्शन में निम्नलिखित तत्वों के दर्शन होते हैं जो उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में राज दर्शन में स्थान प्रदान करते हैं। यानी ये सारांश किसका है? उस क्वेश्चन का जिसका जो चालू हुआ था कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है, उसका ये निष्कर्ष है, सारांश है। फिर हमारे वीडियो का सारांश हम अलग करेंगे इसमें। मैकियावेली ने ऐतिहासिक दर्शन पद्धति, देखो इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक दर्शन पद्धति का सहारा लेकर राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं पर विचार किया और अपने निष्कर्ष निकाले। ठीक है। इस तरह उसने अपने राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी रूप प्रदान किया। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको अंडरलाइन कर रही हूँ। ऐतिहासिक दर्शन पद्धति, अपने चिंतन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी रूप सबसे पहले किसने प्रदान किया था? मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है।
जितना भी हमने पहले पढ़ा है उनका सबका निष्कर्ष निकल रहा है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं उसकी। राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग किया था। तो इतने सारे क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक के इस स्लाइड में ही। मैकियावेली इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय योगदान माना जाता है कि उसने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। मैकियावेली ने ही संप्रभु राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह एक आधुनिक अवधारणा है। मैकियावेली ने मध्ययुगीन कल्पनावाद से ऊपर उठकर यथार्थ राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रगामी विचारक माना जाता है। मैकियावेली अपने चिंतन में यद्यपि सिद्धांत में तो शाश्वत राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन करता, लेकिन व्यवहार में उन्होंने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया? गणतंत्रात्मक जनतंत्रात्मक समर्थन किया। कितने सारे क्वेश्चन बन गए। क्या क्या किया? राजनीति को नैतिकता से अलग किया, संपूर्ण राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया, आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रगामी विचारक बना, और उन्होंने जो वर्तमान में जो प्रणाली हैं शासन प्रणालियों का समर्थन किया था। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? उक्त कारणों से मैकियावेली को यथार्थवादी विचारक, आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। उसमें राष्ट्रवाद की आधुनिक भावना का समावेश भी है, जिसके कारण वह शासक के गुणों में निरंकुशता, राजनीतिक दायित्व में असीमितता तथा धर्म का राजनीति से अलगाव की बात करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पहले स्लाइड ऑफ हो गई, चलो कोई नहीं, लास्ट बच गया था हमारा, उस पर हम आ जाते हैं अभी, उसके बाद में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये निष्कर्ष वाला था लास्ट हमारा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया, इसी कारण से भी वह राजनीतिक तौर पर यथार्थवादी, सैद्धांतिक तौर पर आधुनिक राज्य का पिता माना जाता है। देखो हमारे कितने सारे क्वेश्चनों के जो सवाल हैं, जो सवालों के जवाब इस जो है पूरे वीडियो में आ गए हैं। ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों माना जाता है, यथार्थवादी क्यों माना जाता है, आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है, सबके इसमें आ गए हैं। मेन कौन कौन सी इन्होंने पद्धतियाँ अपनाई, कौन कौन सिद्धांत इसमें अपनाए वो आ गए, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने रखी, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी वो आ गई हैं। सारी रचनाओं के अंदर कौन कौन तथ्यों का ध्यान रखे उन्होंने लिखा, वो सब इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।